राधे राधे भाई सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी नई लगाई गई है क्लास 8 की। उससे पहले हम जो हमारी 7th क्लास और 6th क्लास की है एनसीईआरटी उसको मल्हार की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो हमारी 8th क्लास में एनसीईआरटी है मल्हार पुस्तक उसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ मैंने सभी पॉइंट्स को पहले से हाईलाइट करके रखा है ताकि जो हमारे क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से बनते हैं वहाँ हमारा जो ध्यान है वो अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों के ऊपर पड़े और हमारा जो क्वेश्चन है वो वहाँ से मिस ना हो। ये क्लास एसटेट और सभी जो टेट एग्जाम है जिनमें भी एनसीईआरटी आती है उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको ये जो सीरीज़ है इसको पूरा करवाने वाली हूँ और इसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं सभी जो चैप्टर हैं उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को आपके सामने कवर करवा दूँगी आपको, ताकि जो आपके जो नंबर है वो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से गेन हो सके और आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो मिस ना हो। मेरा यही प्रयास है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं वो पेपर में अपना बेस्ट और अच्छा कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है जी स्वदेश। ठीक है, स्वदेश मैंने आपको ये नाम याद करवाया था किसका है, मैंने ये नाम आपको ट्रिक से याद करवाया है कई कई बार कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। ठीक है, जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले की क्लास देख लेना। मैंने आप लोगों को सब कुछ ट्रिक के समेत याद करवा रखा है और मैंने वही क्लासें हैं जो टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, सारे वो टॉपिक मैंने उनके ऊपर क्लास है वो अपलोड कर रखी है। तो चलिए चलते हैं स्वदेश। स्वदेश में गया प्रसाद शुक्ल सही नहीं ये इनके द्वारा रचित है। वह हृदय नहीं ये इनकी किस विधा की रचना है, तो ये कविता विधा की है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये कविता विधा की रचना है। तो चलिए चलते हैं। वे हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने संसार को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वो हृदय है जो पत्थर के समान है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, जो देश सेवा नहीं कर सकता, लोगों की सेवा नहीं कर सकता, वो हृदय है वो किसके समान बताया है, पत्थर के समान बताया है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मल्हार पुस्तक से जो कविता है ली गई है और ये स्वदेश कविता है और इसके रचयिता कौन है भाई, प्रसिद्ध देशभक्त और कौन है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। प्रस्तुत अंश में कवि ने देशभक्ति, आत्मबल और साहस और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। तो याद रखना है कि ये जो कविता है इसमें जो ये जो अंश हमने पढ़ा है इसमें देशभक्ति, आत्मबल, साहस तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का प्रभावपूर्ण इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। मैं इस पीडीएफ को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और अच्छे तरीके से दिख पाए। तो चलिए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है उसका हृदय वास्तव में हृदय नहीं बल्कि क्या है भाई, पत्थर के समान कठोर है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि बताइए जिस हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है वो किसके समान बताया गया है, तो वो पत्थर के समान कठोर बताया गया है। जिस व्यक्ति में देश के लिए कुछ करने का उत्साह और जोश नहीं है उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई अस्तित्व या महत्व नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, अर्थात जो समाज में सहयोग नहीं करता, कठिन समय में समाज भी उसका साथ नहीं देता, यानी कि जो समाज हित के लिए कार्य नहीं करता, समाज के साथ खड़ा नहीं होता, लास्ट में समाज भी उसके साथ खड़ा नहीं होता। जिसने अपने साहस और आत्मविश्वास को त्याग दिया, किसको त्याग दिया, साहस और आत्मविश्वास को त्याग दिया, और जो परिश्रम करना छोड़ देता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति न तो किसी कार्य में सफल हो सकता है और न ही अपना जो सपना है उसको साकार कर सकता है। तो कवि का यहाँ कहने का अभिप्राय ये है, कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि जो भी है हमें परिश्रम करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कभी भी अपने परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। तभी अगर हम परिश्रम करेंगे तो ही अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो अब यहाँ कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये कविता स्वदेश गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की, आपने देख लिया, लेकिन इस जो काव्यांश का अंश है ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसका जो लिंक है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। कवि ने देश प्रेम को क्या किया है, देश प्रेम को
प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च धर्म बताया है। कवि का यहाँ कहना है कि जो देश प्रेम है, ठीक है, वो क्या है भाई, वही एक नागरिक का सर्वोच्च धर्म है, यानी कि नागरिक के अंदर अपने देश से प्रेम करने की भावना है वो होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कवि ने किसको, जो नागरिक है उसका सर्वोच्च धर्म बताया है, तो किसको बताया, वही देश प्रेम को। कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए कुछ नहीं करता वह सच्चे अर्थों में स्वयं के उत्थान के योग्य भी नहीं होता। आगे इसका सारांश पढ़ते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मानव जाति के कल्याण के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, उसका भी भला नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति जैसे भाव नहीं है, उसके भीतर दया, अपनत्व की भावना का प्रवाह नहीं है, और जो अपने देश से प्रेम नहीं करता उसका हृदय पत्थर के समान क्या है, कठोर है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। कवि आगे मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस देश की धरती पर हम पले बढ़े और जिससे हमें क्या मिला, वही अन्न और जल प्राप्त हुआ, और जहाँ हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं और जिसके हम नागरिक हैं, वही हमारा क्या है, स्वदेश है। याद रखना है, इन पंक्तियों में मातृभूमि के प्रति सम्मान, प्रेम और गौरव की भावना को क्या किया गया है, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जिसने की खजाने खोले, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। तो यहाँ कवि ने ये कहा है कि मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन कैसे मरा जाए, अपने देश के लिए, देश हित में और देश के लिए काम करते हुए क्या है भाई, अपने प्राणों की आहुति दी जाए। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा, काव्यांश में कवि कहते हैं कि भारत की गौरवपूर्ण उपलब्धियां, उसकी महान विभूतियां तथा उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का उन्होंने इन कविता में क्या किया है भाई, वर्णन किया है। तो यहाँ वो कहते हैं ना, कवि कहते हैं कि जिस देश ने संसार को, यानी कि जो भारत देश है, उसने संसार को क्या दिया, धन संपत्ति दिया पार, जिसने अनमोल रत्नों के समान महान व्यक्तित्व क्या किए, प्रदान किए, जिसकी महिमा पर विद्वान भी क्या है, मुग्ध है, जिस पर समस्त विश्व मोहित है। यदि उस देश के प्रति किसी व्यक्ति का हृदय द्रवित नहीं होता, उसके प्रेम और संवेदना जो है उसमें नहीं जागती, तो वह मनुष्य वास्तव में पृथ्वी पर बोझ के समान है। तो किस व्यक्ति को बोझ के समान कहा गया है, तो जिसमें देश के प्रति क्या नहीं, व्यक्ति के हृदय में जो द्रवित नहीं होता, देश के प्रति भावना नहीं है, और जिस व्यक्ति का हृदय है वो द्रवित नहीं होता, जिसमें संवेदना नहीं है देश के लिए, वो बोझ के समान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। कवि कहते हैं कि यह निसंदेह सत्य है कि एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा और प्राण शरीर का साथ छोड़ देंगे। इसलिए मनुष्य को क्षणभंगुर सांसारिक मोह में न पड़कर उच्च आदर्शों, कर्तव्य, राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन को सार्थक बनाने का सही मार्ग है। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है कि जो कवि है वो ये किस प्रकार कहता है कि हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो वो ये कहता है कि हमें आदर्श, कर्तव्य और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन मरना तो सबको है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आगे क्या कहते हैं भाई, आगे कहते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है भाई, जीवन की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करते हुए देश के लिए बलिदान को गौरवपूर्ण बताया है कि जो मनुष्य है उसको देश के लिए बलिदान देना चाहिए, और ये एक ऐसी स्थिति होती है, देश के लिए बलिदान देने की स्थिति गौरवपूर्ण होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि आत्मबल और देश प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, यानी कि मनुष्य के अंदर आत्मबल और देश प्रेम जैसी शक्ति होना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं होती। कवि कहते हैं कि समय रूपी दीपक निरंतर जलता रहता है और मनुष्य तरंग की भांति उसके सामने अस्थायी है। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है, कवि ने ये बताया है कि जो ये समय है, ठीक है, समय रूपी दीपक, तो दीपक की समय की तुलना दीपक से की है और मनुष्य की तुलना पतंग से की है। मनुष्य पतंग की भांति उसके समान अस्थायी है, ठीक है। जैसे जो दीपक है वो क्या करता है, पतंग के पास, वो पतंग है जो वो क्या करता है भाई, दीपक के पास जाता है और फिर वो आखिर में क्या होता है, जल जाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कवि, इसी प्रकार कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार पतंगे दीपक की लौ से आकर्षित होकर उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अंत में क्या होता है, वही मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ मोह माया में न गवाकर उच्च आदर्शों के लिए समर्पित करना चाहिए। उच्च आदर्शों से क्या मतलब है, कवि ने यहाँ क्या बताया है कि उच्च आदर्श मतलब है कि देश सेवा, देश प्रेम और लोकहित के लिए लगाना चाहिए।
कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य में अपार शक्ति और इच्छा शक्ति निहित है। यदि उसके भीतर देश के प्रति प्रेम साहस है तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। केवल शस्त्र जैसे तोप तलवार ही शक्ति का प्रतीक नहीं है। सच्ची शक्ति तो आत्मबल और देशभक्ति में निहित होती है। तो कवि ने क्या बताया है कि सच्ची शक्ति कहाँ निहित होती है, तो याद रखना है आत्मबल और देशभक्ति में ही सच्ची शक्ति निहित होती है। जिस हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है वह हृदय नहीं, पत्थर के समान कठोर है। यहाँ कवि ने बताया है। गया प्रसाद शुक्ल सनई क्या है, इसके लेखक हैं, और मैंने आपको ये परिचय पिछली क्लास में सारे करवा दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ लेना जाके। आगे चलते हैं। अगला पार्ट है दो गौरैया, और दो गौरैया के जो लेखक है मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, कौन है वही भीष्म साहनी। पिछली क्लास को देख लेना और वहाँ से याद कर लेना। तो दो गौरैया भीष्म साहनी। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले घर में हम 3 व्यक्ति हैं। तो दो गौरैया पाठ के आधार पर बताइए कि घर में कितने व्यक्ति थे। तो घर में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। दूसरा प्रश्न, पिताजी घर को क्या कहकर संबोधित करते हैं, तो सराय। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तीसरा प्रश्न, आंगन में किसका पेड़ है, आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों और घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला 1, 2, 3 चौथा क्वेश्चन ये कि कहाँ से दिल्ली पहुंच जाता है, पहाड़ी और घाटियों से उड़कर कहाँ पहुंचता है, दिल्ली। तो शहर कौन सा है, वही दिल्ली। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, तो कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचा रहता है यहाँ पे हमेशा। वो बताते हैं कि वहाँ हमेशा क्या है भाई, शोर मचा रहता है और कानों के जो पर्दे हैं वो फट जाएं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो क्या है भाई, चूहे बसते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 20 क्या है भाई, चूहे बसते हैं उनके घर में। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है और हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है। तो जिस चूहे को बूढ़ा बताया गया है वो कहाँ बैठना पसंद करता है, अंगीठी के पीछे। उसके बाद उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा चूहा है जो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठता है, शायद लगता है उसे गर्मी बहुत लगती है। तीसरी है बिल्ली, जो हमारे घर में रहती तो नहीं है मगर उसे भी घर है, पसंद है। वो क्या करती है, वह भी कभी कभी आकर जाग जाती है। आगे चलते हैं। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, नहीं तो बाहर से ही कहकर जाती है फिर आऊंगी। यानी कि मन होता है तो अंदर आती है, दूध पीती है और चली जाती है, नहीं तो फिर नहीं आती। शायद शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कब आते हैं भाई, चमगादड़ शाम को। तो 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए क्या करते हैं, कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। तो कौन है भाई, कबूतर भी हैं। दिन भर गुटरगु गुटरगु करते हैं, उनका संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं, बर्रे भी हैं, चींटियाँ भी हैं। ठीक है, चींटियों की तो जैसे फौज ही क्या है भाई, छावनी डाले हुए है। याद रखने हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई। अब यहाँ दो गौरैया स्टार्ट होता है, उनके बारे में बताना स्टार्ट होता है। तो दो गौरैया क्या है भाई, सीधी घुस आई और बिना पूछे क्या करती है, उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये जो दो गौरैया हैं ये अपना घोंसला बना लेती है, और जब ये अपना घोंसला बना लेती हैं तो पिताजी हैं उनको, जो वो ये चीची करती है तो उनसे इनकी आवाज़ है वो सही नहीं जाती, और वो क्या करते हैं भाई, इनको जो है ना निकालने का प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये निकलती नहीं है। और वहाँ घोंसला बना लेती है और वहाँ अंडे भी दे देती है और वहाँ बच्चे निकल आते हैं। और फिर जो पिताजी है उनको ही हार मान के क्या करना पड़ता है, उनके घोंसले को वहाँ छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बेघर हो जाते गौरैया के। तो चलिए चलते हैं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी किसी रोशनदान पर जाकर बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना क्या बना लिया है भाई, अपना घोंसला बना लिया, अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। सामान यानी कि तिनके विनके, और मज़े से दोनों बैठी गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था, यानी कि वहाँ दो गौरैयों ने क्या बना लिया था, अपना घोंसला बना लिया था।
माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ, अब माँ का कथन याद रखना है, माँ ने सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब ये कथन याद रखना है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन माँ का है। वो अपने हस्बैंड से यानी कि अपने पति से कहती है। अब तो इन्होंने यहाँ क्या बना लिया है, घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो ये कथन याद रखना है, पिताजी ने कहा कि गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं इनको अभी निकाल के क्या करता हूँ, बाहर करता हूँ। अब यहाँ माँ का कथन याद रखना है, वो कहती है कि छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। यहाँ माँ का व्यंग है। माँ व्यंग करती हुई कहती है, ताना मारती हुई, कि भैया ना तुम है ना, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। आगे माँ कोई भी बात व्यंग से कहे तो पिताजी क्या है, वो बल पड़ते हैं और वे समझ जाते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सैसू कहा और बाएं झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाएं झुलाते तो कभी सैसू करते। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँककर देखा तो दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ क्या थी वही खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा और आ गया, इसमें हंसने की बात क्या है। माँ, अभी माँ का कथन याद रखना है, माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है जो और यह नाच क्यों रहा है। तो वो उसका मजाक बनाने लग गई कि वो पूछ रही है कि चिड़िया अभी एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है जो ये सैसू करके है ना उछल कूद कर रहा है और ये नाच क्यों रहा है। तो आगे चलते हैं, खामखा छेड़ रही है बताओ। तब पिताजी को और भी ज़्यादा क्या आ गया, गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब आगे चलते हैं। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। अब माँ ने क्या कहा, माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने क्या दे दिए हैं, अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, बाहर से लाठी उठाकर लाता हूँ। इसी बीच गोरैया फिर क्या हुआ, वही घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठरोका ठकोरा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पंखे के गोले को क्या किया, वही ठकोरा। चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पंखा चला देते तो ऐसी उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी कहाँ बैठी, वही दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो यहाँ ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो जब पिताजी उनको उड़ा रहे थे तो वो एक कहाँ गई, किचन के दरवाजे पर, और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। आगे चलते हैं। माँ फिर हंस दी और हंसकर क्या बोली, माँ फिर हंस दी, तुम तो क्या हो भाई, बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं तो गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। अब बेचारे बच्चे की ओर आफत आ गई। आ जा, दोनों दरवाजे क्या कर दे, बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा क्या किया था, वही खुला रहा था। पिताजी ने लाठी उठाई और गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। वो मतलब बिल्कुल कति बोलते ना, रोब में, हाँ मैंने भगा दी, इस उसमें बैठ गए। अब आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। अब ये किसका कथन है, ये याद रखना है कि आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। तो ये किसका है भाई, पिता का कथन है। ठीक है, एक दिन अंदर नहीं घुसेंगी तो घर छोड़ देंगी, ये इंपॉर्टेंट कथन है। तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, दरवाजे के नीचे से आ गई थी। तो अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो चिड़ियों की एंट्री है वो कहाँ से हुई थी, मतलब जो चिड़िया है वो वापस कहाँ से आ गई थी, तो दरवाजे के नीचे से। अब वो तिल मिला जाएगा दोबारा। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह क्या थी, खाली थी। पिताजी को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और माँ मदद तो करती नहीं है, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पील पड़े। ठीक है, उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए। क्या किया भाई, उन्होंने दरवाजे की जो नीचे जगह थी उसको बंद करने के लिए कपड़े ठूस दिए, ताकि कोई जो छेद है वो बचा नहीं रहे। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी। तो अब यहाँ याद रखना है कि जब दरवाजे के नीचे की जगह भी बंद कर दी गई तो वो कहाँ से आ गई थी, तो वो रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा क्या था, वही टूटा हुआ था।
आगे चलते हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। इम्पोर्टेंट कथन है कि इनको मत निकालो। इन्होंने क्या दे दिए होंगे? अंडे दे दिए होंगे। अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या बर्बाद करा लूँ? जो नीचे कालीन बिछी हुई है उसको क्या कर लूँ? बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़े ठूस दिया। कपड़ा है जो उसको ठूस दिया ताकि वो वहाँ से भी ना आ पाए। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ने लगे। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में देखा तो चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया था कि उन्हें अक्ल आ गई। अपनी हार मानकर वो है जो दूसरी जगह चली गई होंगी। लेकिन दूसरे दिन इतवार था। क्या था भाई? दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर वहीं पे मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। यानी कि वो फिर से अपनी चींची जो राग है उसको गाने लग रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और उस दिन उन्हें गोरैयों का बाहर निकालने में, लेकिन उन्होंने जब दोबारा लाठी उठाई तो उन्हें जो गोरैया हैं उनको निकालने में क्या लगी? बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती और रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें। मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। ये कथन याद रखना है कि ये कथन किसका है, तो ये पिताजी का कथन है। पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का जो घोंसला है उसको ही क्या कर देंगे? नोच कर निकाल देंगे। और वह फ़ौरन क्या किया? फ़ौरन बाहर गए और वहाँ से एक स्टूल उठाकर ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर क्या रखा? स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। ये कथन इम्पोर्टेंट है कि किसी को सचमुच मतलब किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका जो घर है वो तोड़ देना चाहिए। ये किस पाठ से लिया गया है या फिर किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये पाठ दो गोरैया से लिया गया है और इसको कहने वाले पाठ में जो है वो पिताजी हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इस पे तो स्टार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। तो याद रखना है कि किस ओर को खींचा? तो दाईं ओर को खींचा, ना कि बाईं ओर को। ठीक है। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फहराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दो तिनके तो निकल गए और बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भाई माँ का। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इसी बीच दोनों क्या कर रही थी? कुछ कुछ। अब वो दुबली सी नजर आने लग गई थी। इसी बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी। याद रखना है, कुछ कुछ कैसी हो गई थी? काली पड़ गई थी और अब वह चैक भी नहीं रही थी। अब वो उदास हो गई थी क्योंकि उनको बार बार वहाँ से भगाया जा रहा था। ठीक है, और वो परेशान हो गई थी बेचारी चिड़िया। ठीक है। अब पिताजी लाठी का जो सिरा है घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे उसे क्या कर रहे थे? घुमा रहे थे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला जाने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फोहे, धागे, ठीक है, और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तो सूखी घास, रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ। ठीक है, याद रखनी है तीन चीज़। तभी उससे वो घोंसला बना हुआ था। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया क्या है भाई? दीवार पर बैठी थी एकदम गुमसुम। चींची की आवाज़ फिर आई कहाँ से? मैंने ऊपर की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा जो घोंसला था उसका थोड़ा सा हिस्सा था घोंसले का। नन्ही नन्ही दो गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? यानी कि जो अंडे दे रखे थे उसमें से वो बच्चे छोटे छोटे नन्ही गोरैया हैं वो निकल आई थी।
मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गई। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर क्या कर रही थी, चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माता पिता और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, वो मुस्कुराने लगे। तो लास्ट में यहाँ पे पिताजी का जो हृदय परिवर्तन है वो दिखाया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो पिताजी का हृदय है वो परिवर्तन हो गया और उन्होंने वो घोंसला है वो नहीं तोड़ा। अगली कविता है हमारा जो पाठ है 3, ठीक है, और ये है एक आशीर्वाद। ठीक है, और इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके लेखक का नाम यह है, मैं लिख देती हूँ। मैंने आपको बताया था, ट्रिक के साथ याद करवाया था। एक आशीर्वाद किसका है भाई, दुष्यंत कुमार का। तो चलिए चलते हैं। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ाऊँ उससे पहले ये इसका तो जो सारांश है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ में एक आशीर्वाद कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। जो ये कविता है वो युवाओं को संबोधित करते हुए लिखी गई है और युवाओं को अपने जीवन में संघर्ष करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। और ये कहा गया है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाले की जीत होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी कविता की तरफ। जा तेरे सपन बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ ये पंक्तियाँ देके भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछने का ये तरीका कि वो बताइए कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो आपको ये पंक्तियाँ पता होनी चाहिए कि दुष्यंत कुमार की है या फिर किस कविता से है। तो एक आशीर्वाद कविता से है। चलिए तो चलते हैं, इसका सारांश पढ़ते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये एक आशीर्वाद कविता से ली गई है और इसके रचयिता हैं वो दुष्यंत कुमार हैं। यहाँ कवि ने बच्चों और युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करने की क्या दी है भाई, प्रेरणा दी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चों और युवाओं को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि उन्हें अपने जो सपने हैं उनको बड़े सपनों को देखना चाहिए और ऊँचे और उनको जो सपने बड़े हैं उनको देखना चाहिए, छोटे सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सपने बड़े और ऊंचे देखोगे तभी हम क्या करेंगे, उस सपनों को प्राप्त करने के लिए अपनी मंजिल में आगे बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि उनके सपने बड़े और ऊंचे हों, पर वे केवल कल्पनाओं तक ही सीमित न रह जाएं कि हमने कोई बड़ा सपना देख लिया और सिर्फ है ना वो हमारी कल्पना में ही है, हम उसे पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। वह चाहता है कि उनके सपने केवल भावनाओं की गोद में पलते न हों, बल्कि धरती पर उतरकर वास्तविक जीवन में साकार हो। यानी कि जो सपने वो देख रहे हैं उसके लिए वो क्या करें भाई, उसे पाने के लिए प्रयास भी करें। कवि यह भी चाहता है कि बालक चांद तारों जैसे कठिन और दूर प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिद करे। वह उन लक्ष्यों के लिए रूठे मचले और निरंतर प्रयास करे। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। यही जीवन की सच्ची शिक्षा क्या है कि जो सपना हमने देख लिया उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी है और उसको छोड़ना नहीं है, उस सपने को देखना छोड़ना नहीं है। केवल सपन देखना पर्याप्त नहीं है, उसे पूरा करने के लिए परिश्रम, दृढ़ निश्चय और जुझारूपन अवश्य होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। कवि ये बताना चाहता है। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँवों पर खड़े हों, जा तेरे सपन बड़े हों। ठीक है, अब यहाँ वो क्या बताते हैं, यहाँ ये बताते हैं कि इसके जो रचयिता है वो दुष्यंत कुमार, याद रखने आपको। यहाँ कवि ने बालक और युवा वर्ग को संघर्षों से न डरने, आत्मविश्वासी बनने और आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। सबसे पहली बात, युवा वर्ग को संघर्षों से न डरने, यानी कि हमें संघर्ष करते समय डरना नहीं चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में होता है, ठीक है। और आत्मविश्वासी बनने, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि जो हमने सोचा है वो हम एक दिन अवश्य कर लेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भर बनने, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। आत्मनिर्भर रहना, और लड़कियों के लिए तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे तो लड़कों के लिए भी होता है। आत्मनिर्भर जीवन जीने की क्या दी है भाई, प्रेरणा दी है। कवि युवाओं को कहता है कि वे हंसना, मुस्कुराना और गाना सीखें।
इसका अर्थ है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी क्या करे वही प्रसन्नता और सकारात्मकता बनाए रखे। वह चाहता है कि वे हर दीपक की रोशनी देखकर उसे पाने की इच्छा करे, अर्थात जीवन में जीवन में आने वाले प्रत्येक अवसर और सफलता की ओर आकर्षित हो। यहाँ कवि क्या बता रहा है कि युवा क्या करे भाई, वो अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अवसर और सफलता की ओर क्या हो, आकर्षित और उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। कवि आगे कहता है कि यदि प्रयास करते समय उंगली जल भी जाए, यानी कि संघर्ष करते हुए उंगली क्या हो जाए, जल भी जाए, हैं संघर्ष करते हुए कोई मतलब कठिन परिस्थिति, कठिन दौर सामने आ भी जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। अर्थात संघर्ष के दौरान कष्ट और असफलता मिले तो उसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, वो एक लाइन है ना कि घायल होने के लिए, घातक होने के लिए घायल होना पड़ता है ना, बड़ी फेमस लाइन है। बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अतः कवि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। वे अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएं और अपने सपनों को स्वयं साकार करें। अंत में कवि क्या कहता है, कवि स्नेह और आशीर्वाद के साथ पुनः कहता है कि जा तेरे सपन बड़े हों। यानी कि यहाँ कवि ने क्या बताया है कि जो युवा हैं सब, उनको आत्मनिर्भर बनने की उन्होंने प्रेरणा दी है, अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करने की क्या दी है भाई, प्रेरणा दी है। क्योंकि अपने हरियाणवी में कहते हैं ना कि विरासत से गद्दी मिल सके है बुद्धि नहीं, है ना। तो ये कथन है कि भाई विरासत से जो है ना, हमारे हरियाणवी में कहते हैं कि विरासत से हमारे को गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, तो वो बुद्धि होना ज़रूरी है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता होना ज़रूरी है, और वो हमें कैसे मिलती है, जब हम दुनिया देखते हैं, किताबों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमारे पाठ 1, 2, 3 पूरे होते हैं, और आगे के जो पाठ हैं हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके और पढ़ लेना। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।